साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत की है। देखिए, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 का उद्देश्य शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बाधा को समाप्त करना है, साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना है। इस अभियान के 3 राउंड होंगे। इसे 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। मतलब जो भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं मिलाकर के जो 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं उनके 416 जिलों में इसको क्रियान्वित किया जाएगा। पिछले जो 3 दौरे हुए हैं, इसके जो 3 चरण हुए हैं, उसके विपरीत IMI 4.0 सप्ताह के 7 दिन आयोजित किया जाएगा। इसमें नियमित टीकाकरण दिवस, रविवार और सार्वजनिक अवकाश भी शामिल रहेंगे। मिशन इंद्रधनुष की बात करें, ये गहन मिशन इंद्रधनुष है और इससे पहले क्या था, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो वह वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। टीकाकरण हेतु उपलब्ध सभी टीके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसका लक्ष्य देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज को प्राप्त करना है। मिशन इंद्रधनुष के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में UIP कहते हैं, इसके अंतर्गत सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुरूप प्रदान किए जाते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है, इसमें 12 जानलेवा बीमारियों के विरुद्ध निःशुल्क टीके प्रदान किए जाते हैं। अब ये 12 जो टीके हैं कौन कौन से हैं या जो बीमारियां हैं, तो इसमें आपका है क्षय रोग, ये जिसे TB कहते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। इसके अतिरिक्त इसके कारण मेनिंजाइटिस और निमोनिया, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा रोटा वायरस डायरिया शामिल हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस और आपका रोटा वायरस टीके ये सभी राज्यों में नहीं दिए जाते हैं, ये कुछ चुनिंदा राज्यों में जिलों में ही लगाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गहन मिशन इंद्रधनुष जो IMI, इसके जो 3 चरण हैं उनकी बात करते हैं। तो गहन मिशन इंद्रधनुष को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका मिशन इंद्रधनुष जो है ये 2014 में, जबकि गहन मिशन इंद्रधनुष जो है ये 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसे 2 वर्ष तक के उस प्रत्येक बच्चे को और उन सभी गर्भवती महिलाओं पर लक्षित किया गया जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अतिरिक्त जो दूसरा चरण इसका आता है, गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसको वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य टीकों से वंचित रह गए लोगों तक सभी उपलब्ध टीकों को पहुंचाना था। इसके अलावा यह मिशन चिन्हित जिलों और ब्लॉक्स में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में तेजी लाने पर केंद्रित था। वहीं जो तीसरा चरण था, गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0, इसको फरवरी 2021 में शुरू किया गया। इस चरण में उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान दिया गया था जिनका कोविड-19 महामारी के कारण या इसके दौरान टीकाकरण नहीं हो सका था। अब हम लोग बात करते हैं, केंद्रीय बजट में एक कुशल और सुरक्षित वैकल्पिक परिवहन नेटवर्क पर्वतमाला की घोषणा की गई है। उसके संदर्भ में देखिए यह है क्या, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया उसमें राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, यह शॉर्ट में पर्वतमाला कहा गया है, इसकी घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पर्वतमाला योजना क्या है, यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर एक बेहतर और पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय विकल्प प्रदान करना है। यह कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त यह यात्रियों के लिए संपर्क और सुविधाओं में सुधार पर भी केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किया जा रहा है, मतलब पूरे भारत में नहीं। तो इसके आगे देखते हैं, फरवरी 2021 में भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन किया गया था। यह संशोधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे एवं वैकल्पिक परिवहन के विकास कार्यों की देखरेख करने में सक्षम बनाता है। रोपवे के बुनियादी ढांचे को संचालित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उनकी बात करें तो इसमें है, रोपवे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की लागत कम होती है, साथ ही यह परिवहन का तीव्र विकल्प है। इसके अतिरिक्त यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इससे धूल आदि जैसे प्रदूषक उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके साथ ही रोपवे परिवहन साधन प्रति घंटे 6000 से 8000 यात्रियों को ले जा सकते हैं।
मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। रोपवे के लाभ क्या हैं? तो यह दुर्गम और या चुनौतीपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आदर्श विकल्प है। साथ ही रोपवे में कई कार्य होती हैं, वे केवल एक एकल पावर प्लांट और ड्राइव तंत्र द्वारा संचालित होती हैं। यह निर्माण और रखरखाव लागत दोनों को कम करता है। इसके अतिरिक्त रोपवे से विभिन्न प्रकार की सामग्री का एक साथ परिवहन किया जा सकता है। रोपवे और केबल वे या केबल क्रेन बड़ी ढलानों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यशील हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने निजी चिकित्सा संस्थानों में फीस निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश हैं, उनको देख लेते हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फीस के बराबर होगी। इस शुल्क संरचना का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों का लाभ उठाया है। ये सीटें निजी मेडिकल कॉलेज या डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्वीकृत सीटों के 50% तक सीमित होंगी। हालांकि यदि सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50% से कम है तो यह लाभ शेष उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर दे दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के आई के अनुसार NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए फीस एवं अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार निकाय है। निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की फीस बहुत अधिक होती है, इसलिए इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं से पीड़ित मेधावी और योग्य छात्रों को लाभान्वित करना है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की स्थापना NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल अधिनियम 2019 द्वारा की गई। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का स्थान लिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशे और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं का विकास एवं विनियमन तथा उनमें सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्कॉम को कार्य योजना की प्रगति के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। इस पर सभी राज्य सहमत हुए हैं। देखिए, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियां तथा जो डिस्कॉम है, इन्होंने अपनी सुधार योजनाएं प्रस्तुत की थी। ये योजनाएं पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत पेश की गई थी। सरकार इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी योजनाओं को मंजूरी दे सकती है और यह स्वीकृत योजना संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना विद्युत मंत्रालय ने प्रारंभ की है। यह एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी हुई योजना है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, जिसे इंग्लिश में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS कहते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो पहला, डिस्कॉम में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को 12 से 15% तक कम करना। दूसरा, वित्त वर्ष 2025 तक विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर को शून्य करना है। ठीक है, विद्युत वितरण को भारत के विद्युत क्षेत्र की कमजोर कड़ी कहा जाता है, इसलिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना अर्थात RDSS ने वितरण क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पिछली योजनाओं से मिली सीख को शामिल किया था। पिछली योजनाओं में जो समस्याएं इंगित की गई हैं वो क्या है? पहला है, प्रोत्साहन एवं दंडात्मक कार्रवाई बाद के मामले बना दिए गए थे। तो इसको दूर कैसे किया जाएगा? डिस्कॉम को भविष्य में अनुदान प्राप्त करने से पहले प्रतिवर्ष अपने प्रदर्शन पर लेखा परीक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा, प्रशुल्कों में अपर्याप्त संशोधन और डिस्कॉम को भुगतान की जाने वाली बड़ी बकाया राशि, ये एक समस्या थी। इसका निदान कैसे होगा? तो प्रशुल्क का समय समय पर संशोधन तथा राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी और बकाया राशि का भुगतान RDSS के तहत पूर्व योग्यता शर्तें होंगी। अगला है, बिलिंग और वसूली प्रक्रिया का दोषपूर्ण होना, ये भी समस्या थी। इसके समाधान के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था की बात कही गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा, संबंधित सुर्खियों में ये चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि विद्युत मंत्री ने RDSS के तहत एक हैकाथन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 शुरू की है। यह प्रतियोगिता विद्युत वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने में सहायता करेगी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान खोजने में भी मदद करेगी। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने जैविक उत्पाद प्रमाणन प्रक्रिया में कई दोषों को रेखांकित किया है। देखिए, APEDA अर्थात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जैविक या ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली एक फर्म की मान्यता को निलंबित कर दिया है। APEDA ने यह कार्रवाई प्रमाणन प्रक्रिया में राष्ट्रीय विनियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण की है। फर्म को किसानों को बिना सूचित किए उत्पाद को प्रमाणित किए जाने और यूरिया के उपयोग जैसे उल्लंघनों का दोषी पाया गया है। साथ ही बांग्लादेश जैसे आयातक देशों ने भी कुछ शिकायतें की हैं।
जैविक प्रमाणीकरण एक प्रक्रिया आधारित प्रमाणन है। यह जैविक खाद्य एवं अन्य जैविक कृषि उत्पादों पर केंद्रित है। इसमें आमतौर पर उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए उत्पादन मानकों का एक सेट होता है। इन मानकों में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं, जैसे पहला है सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स और आनुवांशिक रूप से संशोधित अर्थात जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कई वर्षों से रसायनों के उपयोग से मुक्त कृषि भूमि पर ही उत्पादन किया जाता है। तीसरा, जैविक उत्पादों को अन्य गैर प्रमाणित उत्पादों से अलग रखना अनिवार्य किया गया है। चौथा, इसमें समय समय पर उत्पादन स्थल का निरीक्षण किया जाता है। भारत में जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की 2 योजनाएं संचालित की गई हैं। पहला है निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम अर्थात NPOP। इसके तहत कोई तीसरा पक्ष प्रमाणन करता है, सर्टिफिकेशन करता है। इसमें एक मान्यता प्राप्त जैविक प्रमाणन एजेंसी कृषि उत्पादों या प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को प्रमाणित करती है। यह प्रमाणन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है। प्रमाणन में APEDA द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी जो योजना है वो है सहभागिता गारंटी योजना। इसमें उत्पादक एक दूसरे की उत्पादन पद्धतियों का सत्यापन करते हैं। इस योजना को कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र से सहायता प्राप्त होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सुर्खियों में जो चीज़ें रही हैं। इसमें है केंद्रीय मीडिया प्रत्यानन दिशा निर्देश 2022 के संबंध में। देखिए, सरकार ने केंद्रीय मीडिया प्रत्यानन दिशा निर्देश 2022 की घोषणा की है। इसके प्रमुख दिशा निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्रीडिएटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये प्रतिबंध सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड या किसी अन्य फॉर्म में या किसी भी प्रकाशित रचना पर लागू होंगे। यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोक व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिकूल तरीके से कार्य करता है अथवा वह किसी गंभीर संज्ञेय अपराध का दोषी है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी। अगली चीज, विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिए कार्य करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं प्रारूप राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP 2022 के संबंध में। तो देश में एयर स्पोर्ट अर्थात वायु खेलों को बढ़ावा देने के लिए NASP 2022 का प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप राष्ट्रीय वायु खेल नीति, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसका विजन वर्ष 2030 तक टाइमलाइन याद रखिएगा, तक भारत को शीर्ष वायु खेल देशों में से एक बनाना है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में एक सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ वायु खेल परितंत्र प्रदान करना है। इस नीति में एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पेरोमोटरिंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन और स्काई डाइविंग जैसी हवाई खेल शामिल हैं। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस नीति के सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में IFSCA कहा जाता है, निधि प्रबंधन विनियमन 2022 के संबंध में। तो देखिए, IFSCA ने प्रारूप पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। प्रस्तावित विनियमों की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला, विभिन्न गतिविधियों के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा दी गई है। दूसरा, उद्यम पूंजी योजनाएं या गैर खुदरा योजनाएं IFSCA में प्रस्तुत करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खोली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त निवेशकों की बढ़ती संख्या से अपेक्षा है कि निधि प्रबंधक पर्यावरण, सामाजिक अभिशासन ESG के मुद्दों को उनकी निवेश रणनीतियों का अभिन्न अंग बना लेंगे। निजी बाजारों में खुदरा भागीदारी को सुविधाजनक बनाना। IFSCA की स्थापना IFSCA अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। यह भारत में IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण है। आगे बात करते हैं फिनटेक ओपन समिट के बारे में। तो नीति आयोग ने फोन पे और अन्य के सहयोग से फिनटेक ओपन वर्चुअल समिट का आयोजन किया। तो किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ने। यह आयोजन फिनटेक उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। यह अपनी तरह की प्रथम पहल है। यह पहल विनियामकों, फिनटेक पेशेवरों और इस तकनीक के उत्साही व्यक्तियों, उद्योग जगत की अग्रणी हस्तियों, स्टार्टअप समुदाय और डेवलपर्स को एक साथ लाएगी। साथ ही यह मंच आपसी सहयोग, विचारों और नवाचार के आदान प्रदान में सहायक होगा। इस समिट के 3 मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। पहला, एक खुले तंत्र को प्रोत्साहित करना। दूसरा, नवाचार और विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे नए मॉडल का लाभ उठाना। वित्तीय प्रौद्योगिकी अर्थात फिनटेक का उपयोग एक नई तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर बनाने एवं उन्हें स्वचालित करने का प्रयास करती है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन आहट के बारे में। तो देखिए, ऑपरेशन आहट को मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसे
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आरंभ किया है। इसके तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों या मार्गों पर विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। ये टीमें पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। आपका आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच 2000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाया है। रेलवे सुरक्षा बल को भारतीय रेलवे के यात्रियों, यात्री परिसरों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह ऐसा एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसके पास अपराधियों को गिरफ्तार करने, उसकी जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति है। यह बल रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे चलते हैं शोवा रिंगपा के बारे में। तो देखिए, पहली बार नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NCISM नीट के माध्यम से बैचलर ऑफ शोवा रिंगपा मेडिसिन एवं सर्जरी की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। शोवा रिंगपा को सामान्यतः आमची चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम, जीवंत एवं बेहतर रूप से दस्तावेजीकृत चिकित्सीय परंपराओं में से एक है। यह तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चीन के कुछ हिस्सों, नेपाल, भारत के हिमालयी क्षेत्रों आदि में लोकप्रिय रूप से प्रचलित है। आगे बात करते हैं शेषाचलम वन के बारे में। तो देखिए, ये वन आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। ये वन पश्चिम और उत्तर पश्चिम में रॉयल सीमा उच्च भूमि और उत्तर पूर्व में नांदल घाटी, कुदरू नदी द्वारा जो निर्मित घाटी है, इससे घिरे हुए हैं। इसका सामान्य विस्तार पूर्व से दक्षिण की ओर है। यहाँ ध्यान रखिएगा, शेषाचलम वन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए, इसमें 7 पर्वत शिखर शामिल हैं। ये शिखर आदिशेष नाग के 7 वनों को दर्शाते हैं। इस कारण इन वनों का नाम शेषाचलम पड़ा है। यह क्षेत्र यहाँ पाए जाने वाले लाल चंदन के वृक्षों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कामिंग नदी है। देखिए, यह इसकी यहाँ पे नहीं है, ये दूसरा टॉपिक है कामिंग नदी का। हमने अभी बात की शेषाचलम वन की, अब बात करेंगे कामिंग नदी की। तो कामिंग नदी यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में प्रवाहित होती है। इस नदी को असम में जिया भरेली भी कहा जाता है। यह नेगी कांगसांग पर्वत के पास स्थित एक हिमनद झील से निकलती है। कांगसांग अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह नदी पूर्वी कामेंग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच की सीमा बनाती है। साथ ही यह पश्चिम में सेसा और ईगल नेस्ट अभ्यारण्य तथा पूर्व में पक्के टाइगर रिजर्व के बीच की सीमा भी बनाती है। इसकी सहायक नदियों में टिप्पी नाला, तेंगा, बिचोम और धीरंग चू हैं। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व में, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 7 फरवरी 1942 को हुई थी। इनके योगदान की बात करें तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने रास बिहारी बोस के साथ वायसराय हार्डिंग पर हमला किया था। यह हमला वायसराय के नई राजधानी दिल्ली में 1912 में प्रवेश करते समय किया गया था। वह गदर षड्यंत्र में शामिल थे। इसके कारण उन्हें सेलुलर जेल, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है, यहाँ पर भेज दिया गया था। वहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन, अ लाइफ ऑफ कैपिटिविटी 1922 लिखी थी। सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर के वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वह HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणा पत्र के लेखक थे। इस घोषणा पत्र का शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। वह इसके अतिरिक्त काकोरी षड्यंत्र 1925 में भी शामिल थे। सन्याल को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। इनके आदर्शों की बात करें तो सचिंद्रनाथ सन्याल को उनके स्वतंत्र विचारों और उनके आदर्शों के लिए जाना जाता है। उन्होंने क्रांतिकारी हिंसा को भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने का साधन वर्णित किया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन चीज़ों की हमने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।